यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप सभी दर्शकों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक 234 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है, ये 235वें नंबर का कार्यक्रम होने वाला है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 1112 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 1113वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। यदि आप अपने वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो शुरुआत में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उसको अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है यह है हातिक बरैया। तो हातिक जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं 12 मार्च 1987 और जन्म का समय है सवेरे 3:35 और जन्म स्थान दिया है वेली। वेली कहाँ, केरला में आता है वो जो गांव है वेली। मकर लगन की कुंडली बनती है आपकी और राशि आपकी कर्क है। शुक्र की दशा में शनि का अंतर चल रहा है। लग्नगत शुक्र है आपकी कुंडली में, शनि की दृष्टि से दृष्ट है। अब देखिए मकर लगन की कुंडली है, मकर लगन की कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह है और शुक्र का पंचमेश और दशमेश होकर के लग्न में बैठना आपके लिए अत्यंत मजबूत स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। परंतु दिक्कत क्या है कि शुक्र सुख के कारक है, वो लग्न में शनि के घर में दुख कारक के घर में जाकर के बैठे हुए हैं। तो अब सुख कारक शुक्र का दुख कारक शनि के घर में जाना कहीं ना कहीं स्थिति तो कमजोर है। यद्यपि वो मित्र राशि में बैठे हैं परंतु कहीं ना कहीं स्थिति कमजोर मानी जाएगी। और लग्नगत शुक्र पर शनि की दृष्टि का पड़ना जातक के कार्यों में विलंब को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ कई बार कैरेक्टर की वजह से जातक को उसके जीवन काल में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और तीसरी चीज जो मैं देख पा रहा हूं, शनि लग्न में अपने ही घर को देख रहे हैं तो लग्न के बल को बली करेंगे, परंतु जातक के जीवन काल में जो भी कार्य होंगे, किसी भी तरह का जो भी काम होगा वो विलंबित होगा, उसकी गति जो होगी वो धीमी होगी। अब ये शुक्र नवमांश कुंडली में जाकर के तीसरे भाव में स्वग्रही होकर के बैठे हैं और वहां पर भी लग्नगत शनि की दृष्टि से दृष्ट है। फलतः जातक के जीवन काल में प्रत्येक चीज है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो संतान हो, हर एक चीज लाइफ में विलंबित होने वाली है, धीमी गति से उसको प्राप्त होगी। यदि आप अपने कैरेक्टर पर नियंत्रण लगा करके रखते हैं, यदि आप अपने कैरेक्टर पर तालाबंदी करके रखते हैं और एकाग्रचित्त होकर के यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि जो महादशा आपको अभी चल रही है उससे कोई आपको बहुत ज्यादा नुकसान देखने में नहीं मिलेगा। यानी कि महादशा और अंतरदशा का जो कॉम्बिनेशन है, शुक्र की दशा में शनि का अंतर, इससे फिर आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं मिलेगा। देखिए यदि आप अपने कैरेक्टर पर नियंत्रण नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इस दशा में ही बदनामी इत्यादि के योग भी आपकी कुंडली साफ प्रदर्शित कर रही है। अब प्रश्न इनका है कि मेरा मैरिज केडी थाए
अब हो सकता है शायद आपको हिंदी नहीं आती है या जो भी हो, क्योंकि बड़ा अजीब सा है कि अब मैं क्या समझूं इसको, कि मेरी मैरिज कब होगी मैं इसको समझूं, या मेरी मैरिज कैसी है ये इसको मैं समझूं। अब देख लेते हैं इसको। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र लग्न में है, और सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं, शनि के नक्षत्र में है। अब आप क्या जानना चाह रहे हैं, विवाह हुआ या नहीं हुआ है? यदि विवाह आपका हो गया है तो मैरिड लाइफ में यदि कुंडली का मिलान करके विवाह हुआ है तो भी कुछ हद तक उतार चढ़ाव की स्थिति तो रहेगी आपके साथ में, क्योंकि आप जन्म लग्न से मांगलिक हैं। सप्तम भावस्थ चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, हालांकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, परंतु राहु का बल मुझे ज्यादा समझ में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि गुरु राहु की युति है आपकी कुंडली में। नवमांश में सप्तम भावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो नवमांश में सप्तम भावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में दाम्पत्य सुख को लेकर के परेशानियां तो उत्पन्न होने ही वाली हैं। और यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो फिर तो अब कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 38 की एज आपकी हो चुकी है। हालांकि विवाह ना होने की कोई ऐसे योग आपकी कुंडली में नहीं है, बट हाँ मैरिड लाइफ में आपकी परेशानी मुझे साफ प्रदर्शित हो रही है, क्योंकि अब देखिए 1987 का बर्थ है, तो यदि इस समय पर हम कोई प्रोडिक्शन देते भी हैं कि अब विवाह यदि आपका नहीं हुआ है तो विवाह होने की स्थितियां भी मुझे नहीं दिखता लगता कि आगे चल करके बने। फिर भी यदि विवाह नहीं हुआ है तो आने वाले वर्ष में कुछ योग इस तरह के आएंगे, लेकिन यदि आपका विवाह हो चुका है तो मैरिड लाइफ में कुछ हद तक परेशानी तो रहेगी। अब यदि कुंडली का मिलान करके आपका विवाह हुआ होगा तब तो फिर कुछ हद तक स्थितियां चल जाएंगी, क्योंकि शुक्र लग्न में ही बैठे हैं, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव और सप्तम स्थानों पर है, तो वो बहुत हद तक आपके विवाह को बचाने का काम करेंगे। लेकिन यदि बिना कुंडली का मिलान किए विवाह हुआ है तो आप मांगलिक भी हैं, कहीं ना कहीं फिर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां साफ प्रदर्शित हो रही हैं। अब विवाह हुआ है नहीं हुआ ये भी नहीं पता है, तो उपाय की भी बात यहाँ हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी आप आपकी दशा के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, हनुमान जी की आराधना करिए और देवी मंदिर में जाकर के नित्य दर्शन किया करिए, ये उपाय करना आपके लिए मैं फेवरेबल देखता हूँ। अगली की जन्म कुंडली जो है यह है ऋषिकेश प्रजापति जी। तो ऋषिकेश जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 13 अक्टूबर 2002, और जन्म का समय दिया हुआ है शाम के 6:23। जन्म स्थान जो है वह है महाराजगंज यूपी। मेष लग्न की आपकी जन्म कुंडली बनती है, राशि आपकी धनु है, और राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा, राहु आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में उच्च राशि में वर्गोत्तमी होकर के बैठे हुए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लग्नेश का षष्ठ स्थान में जाना और अपनी दृष्टि वो लग्न पर दे रहे हैं। यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण लगा करके रखते हैं और अपनी वाणी पर यदि आप नियंत्रण लगा करके रखते हैं तो राहु की महादशा एवरेज आपकी निकल जानी चाहिए। लेकिन यदि आप इन सावधानियों को नहीं रख पाते हैं तो राहु की महादशा में जो श्लोक है ना, बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम, इसी तरह की स्थिति आपके साथ में बन सकती है। तो अपनी आपको वाणी पर पहली चीज तो नियंत्रण लगा करके रखना है, दूसरी चीज अपने क्रोध पर, अपने अहंकार पर और अपने इम्पेशेंट बिहेवियर पर भी आपको नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत आने वाले 18 वर्ष में होने वाली है। अब तो 17 साल ही बचे हैं, 2024 के मई मंथ से आपकी राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा प्रारंभ हुई। दूसरी चीज ओवरऑल मैं आपको समअप करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि राहु की महादशा है तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपको समझा देनी चाहिए। किसी भी तरह का हेल्थ इशू यदि आपको होता है, स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं यदि होती हैं, तो डॉक्टरी देखरेख में अवश्य ही रहिएगा, उसको नजरअंदाज ना करें आप, क्योंकि अगर एक डॉक्टर से समझ में ना आए तो दूसरे डॉक्टर, तीसरे डॉक्टर, क्योंकि कुछ इस तरह के भ्रामक रोग की स्थिति भी आपकी कुंडली प्रदर्शित मुझे इस समय पर कर रही है। और तीसरी चीज ये है, किसी भी चीज के लिए यदि आप अपने जीवन काल में प्रयासरत हैं, कोई भी चीज यदि आप चाहते हैं कि वो हो जाए, कोई आपने अगर गोल सेट करके रखा हुआ है जिसको आप चाहते हैं कि वो पूर्ण हो जाए, तो उसका ढिंढोरा पीटने से आप बचिए। यदि आपने अपनी चीजों को पब्लिक कर दिया, यदि आपने उसको सीक्रेट या प्राइवेट नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं वो चीज होने से पहले ही यदि आपने लोगों को बता दी कि चीज होने वाली है, तो आप यकीन मानिए वो चीज घटित नहीं हो पाएगी। तो इन दो तीन चीजों को आप यदि गांठ बांध करके रखते हैं, तो केंद्र में आपके गुरु और शुक्र दोनों ही जाकर के बैठे हैं, इस महादशा में बहुत हद तक आपको लाभ देखने में मिल जाना चाहिए। अब रही बात गुरु की, आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में उच्च के दिखते हैं, बट नवांश में नीच राशि में जाकर के बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु से संबंधित भी बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं दिख रहा है। प्रश्न इन्होंने किया है कि करियर से रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब और फॉरेन जॉब या फिर कुछ और है मेरी कुंडली में। देखिए यदि आपकी कुंडली में मैं सरकारी नौकरी के विषय में विचार करता हूँ, तो नवमांश कुंडली में सूर्य आपके स्वग्रही जाकर के बैठे हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना,
सूर्य आपकी कुंडली में शिक्षा भाव के स्वामी है और राहु की दृष्टि से दृष्ट है। और जैसा मैंने श्लोक बताया कि बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्व शून्यम, तो जब बुद्धि आपकी भ्रमित होगी, मति से आप भ्रमित रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो कंसंट्रेशन चाहिए होता है पढ़ाई में, जो ध्यान लगना चाहिए पढ़ाई में, वो नहीं लग पाता है। आप भले ही उच्च के गुरु के कारण, शुक्र की दृष्टि लग्न में होने के कारण बैठ करके पढ़ाई कर लें, कंसंट्रेशन आप बना लें, लेकिन जब बात आएगी ना परफॉर्म करने की, परफॉर्मेंस की, वहां पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य उतनी भी अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में नहीं है, सूर्यास्त के बाद का जन्म है आपका। तो कहीं ना कहीं मुझे सरकारी नौकरी के क्षेत्र में तो दिक्कतें दिख रही हैं, बहुत आसानी से सरकारी नौकरी यहाँ नहीं है, स्पेशली जब तक राहु में राहु के अंदर दशा चल रही है तब तक। तो राहु में गुरु आएगा तो थोड़ा विचार किया जा सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी के अलावा भी और अच्छे ऑप्शंस आपकी कुंडली मुझे दिखाती है कि और अच्छे ऑप्शंस आपकी कुंडली में बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट क्षेत्र में यदि आप प्रयास ना करें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंडरी चीज यदि हम देखते हैं कि फॉरेन जॉब, तो फॉरेन जॉब के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। लग्नपति षष्ठ में है, स्वदेशपति भाग्य भाव में है, विदेशपति जाकर के चतुर्थ में, और परमानेंट विदेशपति षष्ठ में बैठ करके 12वें भाव और लग्न को दोनों को देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि व्यवस्थाएं बनती हैं, क्योंकि राहु की महादशा ऑलरेडी चल रही है, यदि व्यवस्थाएं बनती हैं, इस तरह की कुछ स्थितियां हैं आपके साथ में, तो 2027 की फरवरी के बाद में विदेश से जुड़ करके यदि आप काम करें या विदेश में जाकर के यदि आप काम करें और कोई आपका रिलेटिव इत्यादि है, यदि आप विदेश में आसानी से जा सकें तो आपको वहां चले जाना चाहिए। फिर वहां जाकर के आपको राहु की महादशा से संबंधित कुछ लाभ अवश्य ही देखने में मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि आप बाहर चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और कुछ और है आपकी कुंडली में, तो देखिए राहु की महादशा है, ऊपर से आप मेष लग्न धनु राशि के हैं, तो जब तक राहु में राहु चल रहे हैं तब तक मैं आपको कोई बिजनेस वगैरह की सलाह तो नहीं दूंगा। फिर भी यदि मैं आपकी कुंडली में इसके अलावा करियर वाइज अगर विचार कर लूं, तो 7, 8, 9, 10, तो मुझे लगता है कि आप बाहर ही चले जाएं तो आपका बाहर जाना ज्यादा अच्छा होगा। और अगर कुछ भी नहीं सेट होता तो फिर शुक्र से संबंधित व्यापार आप कर सकते हैं। शुक्र से संबंधित व्यापार करके आप अपने जीवन काल में अच्छी ग्रोथ को अटेन कर सकते हैं। अब रही बात उपाय की, तो एक लाजवर्त बनवाइए, लाजवर्त बनवा करके लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण करिए। शनिवार के दिन नहीं मिलता यदि आपको, तो आप कार्यालय में संपर्क करके उसको बनवा लीजिएगा। इस वीडियो में जो नंबर्स दिए हुए हैं वो हमारे कार्यालय का व्हाट्सएप नंबर है, तो आप बात कर लीजिएगा वहां पर। दूसरी चीज, गणेश जी का मंत्र ओम गंगणपतये नमः, या फिर बुध का मंत्र ओम राम ह्रीम रोम साबुधाय नमः। तो आप गणेश जी का मंत्र जो मैंने बताया है वो नित्य 3 माला जाप करिए, और जो बुध का मंत्र मैंने आपको बताया उस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करिए और गणेश जी की 3 परिक्रमा करिए। इन कुछ उपाय को यदि आप करते हैं तो बहुत हद तक आपके जीवन में जो समस्याएं मुझे आपकी कुंडली के आधार पर इस दशा के बेस पर दिख रही है उसमें कमी आ जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली जन्म कुंडली जो है यह है संध्या रबाडे। तो संध्या जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 30 अप्रैल 1956, 30 अप्रैल 1956। जन्म का समय है रात के 10:45 और जन्म स्थान है पुणे महाराष्ट्र। धनु लग्न की जन्म कुंडली आपकी बनती है, राशि भी आपकी धनु ही है। शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा भी आपको प्रेजेंटली चल रही है, और शनि और राहु की युति आपकी कुंडली के 12वें भाव में बनी हुई है। प्रश्न इन्होंने किया है आर्थिक समस्या, बहुत कर्ज हुआ है। देखिए बिल्कुल उसके तो योग आपकी कुंडली में क्लियरली दिखते हैं। धन भाव के मालिक शनि हैं, जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, और 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं, जाकर के धन भाव में बैठे हैं। अब मंगल चूंकि पंचमेश है तो हम मान लेते हैं कि उनको व्ययेश होने का दोष नहीं लगेगा, वो द्वितीय भाव में उच्च राशि में भी जाकर के बैठ गए हैं, स्थिति ठीक है। परंतु धन भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना, जब भी जन्म कुंडली में धन भाव के मालिक यदि 12वें भाव में जाकर के बैठते हैं तो ये जातक के पास में धन संचित नहीं होने देते। अब जब धन संचित नहीं होता है ना, तो एक परेशानी सदैव आती है, जातक के मन में इनसिक्योरिटी तो बनी रहती है कि कल क्या होगा, कल कैसा होगा। लेकिन यदि उसके पास में धन संचित होता है तो कहीं ना कहीं मन में एक सिक्योरिटी होती है फ्यूचर को लेकर के। और धनपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं तो धन संचित नहीं होगा, धन संचित नहीं होगा तो जीवन काल में कभी ना कभी ऐसा समय आ जाता है कि इनकम की स्थिति फ्लक्चुएट हो जाए, यदि आप व्यापार इत्यादि करते हैं तो, कि धन आगमन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। अब जब आपके पास में उस समय संचित धन नहीं है तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हैं, फिर कर्ज की स्थिति बनती है। तो धनपति का 12वें भाव में जाना ऊपर से राहु के साथ शापित दोष बना रहे हैं,
और 12वें भाव में शनि वैसे भी बहुत ज्यादा संघर्ष कराते हैं, वो भी शत्रु राशिस्थ है और राहु के साथ है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बन रही है। लग्नपति गुरु जाकर के अष्टम भाव में है तो उच्च राशि में, परंतु अष्टम भाव में तो अवयोग तो मान्य होगा, क्योंकि यदि आप कुछ इस तरह की फील्ड में नहीं जुड़े हैं जो कि आध्यात्मिक या साधना की फील्ड है, विरक्ति की फील्ड है, तो फिर उस अष्टम के गुरु का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है ना आपके लिए। तो लग्नपति का अष्टम भाव में जाना अवयोग तो मान्य है आपके लिए, और वह राहु की दृष्टि से भी दृष्ट है, इसलिए जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बन रही है। अब कर्ज के दृष्टिकोण से यदि मैं आपकी जन्म कुंडली को देखता हूं, तो मंगल वैसे तो उच्च राशि में है, तो मुझे लगता है कि कर्ज से मुक्ति का योग तो बनता है आपकी कुंडली में, लेकिन षष्ठ भाव में भी बुध और केतु की होती है, तो दशमपति भी षष्ठ भाव में शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट है, तो कार्य क्षेत्र में भी परेशानियां साफ दिखाई दे रही हैं। और ऋण भाव के मालिक शुक्र बनते हैं एक अंश पर मंगल के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो ये थोड़ी सी स्थिति जो है वो अति विशिष्ट कारक है और नवांश कुंडली में स्वग्रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऋण मुक्ति के योग आपकी कुंडली में बनते हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय और लग जाएगा, कर्ज की स्थिति अभी रहने वाली है। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ, उन उपायों को आप करिए। और क्योंकि अब आपकी एज भी काफी ज्यादा है, तो मुझे पता नहीं कि सोर्स ऑफ इनकम इत्यादि क्या है, तो आप एक बार संपर्क करके यदि अध्ययन कराना चाहें तो करा लीजिएगा, ताकि हम और मूल रूप से आपकी कुंडली पर गहन चर्चा कर सकें। वैसे सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं और मंगल के घर में है, मंगल से दृष्ट है, मंगल भी उच्च है, तो मुझे लगता है कि स्थिति कुछ समय में सामान्य हो जानी चाहिए। आप कुछ उपाय करिए, शिव जी के मंदिर में जाकर के, संभव हो तो आप मंदिर में जाए, नहीं तो अपने घर पे ही अगर शिवलिंग रखा तो घर पे भी कर सकते हैं, मंदिर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। मंगलवार के दिन अनार का जूस या फिर गन्ने का रस या फिर गुड़ मिश्रित जल से आप शिव जी का अभिषेक करिए, और उसके बाद में साफ जल से अभिषेक करिए। नित्य घी का दिया जला करके सायंकाल या प्रातःकाल जब आप कर सकें श्री सूक्त का पाठ करिए। ऋण मोचन का पाठ करना भी आपके लिए इस कंडीशन में फेवरेबल होगा। और यदि आप चाहें, आप कर सकें तो माँ लक्ष्मी का जो शाबर मंत्र है, मैंने अभी दीपावली के मौके पर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर रील के माध्यम से बताया था, तो उस प्रोसेस को आप कर लीजिएगा, तो उससे भी बहुत हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है उसमें कमी आ जानी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं, तो आप अपने नाम के साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।